मैं आज फरवरी 2026 महीने का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसके भीतर जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पीटी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण घटनाएं दी गई है उसकी चर्चा करूंगा। और इससे पहले हमने जनवरी 2026 और दिसंबर 2025 के प्रतियोगिता दर्पण का भी की घटनाओं को कवर किया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है आप जा कर के दर्पण जनवरी 2026 और दिसंबर 2025 के दर्पण की घटनाओं को भी देख लीजिएगा। वैसे हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आइए हम फरवरी 2026 प्रतियोगिता दर्पण की जो घटनाएं हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटना को देखेंगे, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय घटना को देखेंगे, फिर हम आर्थिक घटना को देखेंगे, उसके बाद हम अवार्ड को देखेंगे, अलग अलग जो अवार्ड दिए गए हैं, खेल में क्या है, ये सब कुछ देखेंगे एक एक करके। तो राष्ट्रीय घटना से हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटना में पहला जो घटना है वो दीपावली को लेकर है। दीपों का उत्सव के नाम से जिस दीपावली को जाना जाता है उससे जुड़ा हुआ। तो दीपावली से जुड़ा हुआ घटना क्या है, देखिए यूनेस्को के जो विश्व विरासत सूची होती है वो दो तरह की सूची होती है, एक मूर्त और एक दूसरा अमूर्त, मूर्त और अमूर्त। तो दीपावली को यूनेस्को के अमूर्त विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यानी जो विश्व विरासत सूची है उसके अमूर्त श्रेणी में दीपावली को शामिल किया गया है। और दीपावली यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में यानी अमूर्त विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 16वां प्रतीक है। इससे पहले 2023 में गरबा को 15वें प्रतीक के रूप में शामिल किया गया था। और इसके लिए ये जो यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति जो है उसकी बैठक होती है, उसके बाद ही हर वर्ष इस तरह के प्रतीक को शामिल किया जाता है। तो इस वर्ष इसकी जो बैठक हुई है वो दिल्ली के लाल किला परिसर में हुई। और ये पहली बार है विश्व में, या पहली बार ऐसा हुआ जब इसकी यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति की बैठक भारत के भीतर हुई। ये पहली बार हुआ। और इस बैठक की अध्यक्षता जो यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है विशाल बी शर्मा उन्होंने की थी। तो आइए हम इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। तो पहला क्या है, दीपावली। दीपावली को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। दूसरी बात यह है कि ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 16वां प्रतीक है। इससे पहले 2023 में 15वें प्रतीक के रूप में गरबा नृत्य को शामिल किया गया था। गुजरात का गरबा नृत्य उसको शामिल किया गया था। देखिए ये 16वें प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है। इसके लिए जो यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति की जो बैठक हुई है वो नई दिल्ली में 8 से 13 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में हुई थी। इसकी यूनेस्को के 194 सदस्यों वाली, और इसकी बैठक लाल किला परिसर में हुई। इसके अलावा लाल किला आप जानते हैं यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में पहले से शामिल है। और इसकी अध्यक्षता, ये जो बैठक हुई इसकी अध्यक्षता किसने की, यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है विशाल बी शर्मा, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। और पहली बार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की जो अंतर सरकारी समिति है, जैसा कि हमने आपको बताया, इसकी पहली बार भारत में बैठक हुई। और ये बैठक कहाँ हुई, लाल किला परिसर में हुई। इसकी अध्यक्षता विशाल बी शर्मा ने की। और भारत के जिन प्रतीकों को पहली बार यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया, वो वर्ष 2008 में 3 प्रतीक को शामिल किया गया था। एक तो रामलीला जो होता है उसको, दूसरा वैदिक जप परंपरा को, और तीसरा कुटियाट्टम। कुटियाट्टम क्या है, कुटियाट्टम केरल का एक रंगमंच है, केरल का एक रंगमंच है, रंगमंच। कुटियाट्टम केरल का एक रंगमंच है। तो आपका दीपावली से जो चर्चा रहा वो ये है। इसके अलावा इसमें कुछ जो अंतर सरकारी समिति, ये तो भारत के जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को जो शामिल किया गया है वो है। यहीं की बैठक में कुछ दूसरी देशों के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को भी शामिल किया गया है। उसमें है मिस्र का, इजिप्ट का है केसरी स्ट्रीट फूड, केसरी स्ट्रीट फूड है। उसके बाद है इराक का अल मुहैबिस क्या है, ये एक प्रकार का खेल है। इथियोपिया का मिफाता 9 वर्ष उत्सव है। आइसलैंड का स्विमिंग पूल, घाना का हाई लाइफ संगीत नृत्य, चिली का सर्कस परंपरा है। तो भारत के
दीपावली के साथ ही दरअसल लाइट चली गई है, इसीलिए अंधेरा हो गया है। हमने मोबाइल के ही लाइट को ऑन कर दिया है। तो ये हमने दीपावली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भारत के दीपावली को शामिल किया गया और विश्व के जिन अन्य प्रतीकों को शामिल किया गया है उसका हमने जिक्र किया। दूसरी जो घटना है वो है DSC A20। DSC क्या है? DSC है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, यानी गोताखोरी सहायता पोत A20, गोताखोरी सहायता पोत A20। तो ये क्या है? स्वदेश निर्मित गोताखोरी सहायता पोत है, या DSC डाइविंग सपोर्ट कार गोताखोरी सहायता पोत, यह स्वदेश निर्मित A20 है। इसका निर्माण कहाँ हुआ है? इसका निर्माण हुआ है मेसर्स टीकागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड कोलकाता में, और इसे कहाँ तैनात किया गया है? कोच्चि में। इसे नौसेना के बेस कोच्चि में इसे तैनात किया गया है। अगला तीसरा घटना है परमवीर दीर्घा। परमवीर दीर्घा का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। परमवीर दीर्घा क्या है? दरअसल राष्ट्रपति की गैलरी, राष्ट्रपति भवन की एक गैलरी है। ये राष्ट्रपति भवन की गैलरी है जहां पर पहले ब्रिटिश काल के सैनिकों के चित्र लगे हुए थे, यानी ब्रिटिश काल के जो सैनिक है उसके चित्र लगे हुए थे। ब्रिटिश काल के सैनिकों के चित्र लगे हुए थे। अब वहां पे क्या हुआ है कि भारत में जो अब तक 21 लोगों को परमवीर चक्र दिया गया है, उन 21 लोगों के चित्र लगाया गया है और उसका नाम, और इसीलिए उस गैलरी का नाम क्या दिया गया है? परमवीर दीर्घा। उस गैलरी का नाम दिया गया है परमवीर दीर्घा। तो परमवीर दीर्घा क्या है? राष्ट्रपति भवन की एक गैलरी है जहां भारत के 21 परम चक्र विजेताओं के चित्र लगाए गए हैं। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 दिसंबर 2025 को विजय दिवस के अवसर पर किया। 16 दिसंबर को आप जानते हैं हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और उसके बाद बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ था। परमवीर चक्र क्या है? ये परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य सम्मान है जो युद्ध क्षेत्र में वीरता और अपने असाधारण शौर्य के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला घटना है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ की चर्चा है। यह सेवा तीर्थ क्या है? आप जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय, इस तरह के चीजों का निर्माण हुआ है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो प्रधानमंत्री कार्यालय का निर्माण हुआ है, उससे पहले एक एग्जीक्यूटिव एनक्लेव का नाम दिया गया था। उससे पहले क्या नाम दिया गया था? एग्जीक्यूटिव एनक्लेव। लेकिन अब उसका नाम बदल के कर दिया गया है सेवा तीर्थ। मतलब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो प्रधानमंत्री कार्यालय निर्मित हुआ है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? उस सेवा तीर्थ। और पहले इसका नाम क्या रखा गया था? एग्जीक्यूटिव एनक्लेव। अगला है लोक भवन। जानते हैं आप राज्यपाल के निवास को राजभवन के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब उसका भी नाम बदल दिया गया। अब राजभवन को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। और अभी तक जिन जिन राज्यों के राजभवन का नाम बदला जा चुका है उसमें आपका बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, गुजरात है, त्रिपुरा है, तेलंगाना है और राजस्थान है। तो राज्यपाल का जो आवास होता है जिसको अब तक राजभवन के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदल के अब लोक भवन कर दिया गया है। अगला घटना है अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर क्या है? अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग कंपनी, इसके द्वारा किया जाता है। और इस अपाचे हेलीकॉप्टर को प्राप्त करने के लिए भारत की सरकार और बोइंग कंपनी के बीच 2020 में एक समझौता हुआ था। इसके तहत ये कहा गया था कि 2023 तक कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को बोइंग कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। 3 जुलाई 2025 में 3 हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए और बाकी के अभी प्राप्त हुए हैं दिसंबर में 3 हेलीकॉप्टर। इस अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए टैंक के नाम से जाना जाता है और ये जो 3 हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए इसे पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया गया है। अगला है नागरिकता से जुड़ी खबर है। तो नागरिकता से जुड़ी खबर ये है
कि 2020 से 2024 के दौरान भारत के कुल 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है। 2020 से 24 के दौरान कुल 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है। अगला है शांति कानून। तो ये शांति कानून है, शांति का पूरा ये इंग्लिश नेम है शांति। इसका है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2025 बिल। इसका पूरा हिंदी नाम है भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक 2025। इसका यह पूरा हिंदी नाम है भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक 2025। तो ये शांति कानून, ये जो नया विधेयक 2025 लाया गया है, इसका उद्देश्य है असैन्य क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए निजी कंपनियों का रास्ता खोलना। जैसे आप जानते हैं परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल 2 क्षेत्रों में होता है, सैन्य क्षेत्र में भी होता है और असैन्य क्षेत्र में होता है। तो इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? असैन्य क्षेत्र में, यानी असैन्य क्षेत्र में क्या? परमाणु ऊर्जा का उत्पादन। तो ये परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए निजी कंपनियों के लिए जो रास्ता खोला गया है, उसके लिए एक नया विधेयक लाया गया है जिसको संक्षेप में शांति कानून 2025 नाम दिया गया है, लेकिन इसका पूरा नाम है भारत के रूपांतरण के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास विधेयक 2025। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2047 तक भारत 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हासिल कर ले। वर्तमान समय में भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितना है? 8.9 गीगावाट है। वर्तमान में 8.9 गीगावाट है और इस परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता को 2047 तक बढ़ा के 100 गीगावाट करना है, इसीलिए निजी क्षेत्र के लिए इसको खोला गया है। अगला नौवा टॉपिक है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, तो ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 क्या है? एक अमेरिका की संचार उपग्रह है, एक अमेरिकी संचार उपग्रह है जिसका भारत के एक रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है। यानी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक अमेरिकी संचार उपग्रह है जिसका भारतीय रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया गया है और भारत के किसी भी प्रक्षेपण यान या रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया यह सबसे भारी संचार उपग्रह है। तो भारत के जिस रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया है उसका नाम है LBM-3M6। LBM-3M6 जो रॉकेट है इसके द्वारा इस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है और ये जो है एक अमेरिकी संचार उपग्रह है जिसका वजन कितना है? 6100 किलोग्राम है। 6100 किलोग्राम है और यह भारत के किसी रॉकेट के द्वारा अब तक प्रक्षेपित किया गया सबसे भारी संचार उपग्रह है, क्योंकि इससे पहले भारत के जो प्रक्षेपण यान है उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया जो सबसे भारी उपग्रह है था, उसका वजन था 4400 किलोग्राम, जो CMS-03 था। CMS-03 जिसका वजन था 44 किलोग्राम। और ये LBM-3 जो है LBM-3 जो भारत का रॉकेट है इसको बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। ये भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जिसके जरिए उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। तो LBM-3 जो है इसको बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। अगला घटना है IPL का जो 19वां संस्करण 2026 में होना है उससे जुड़ी घटना है। उससे जुड़ी घटना ये है कि IPL जो 19वां संस्करण 2026 में होना है उसके लिए खिलाड़ियों की नीलामी की गई आबू धाबी में जो खिलाड़ियों की नीलामी की गई उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में ऑस्ट्रेलिया के कैमर ग्रीन की नीलामी हुई है। ऑस्ट्रेलिया के कैमर ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके हैं और इसको किसने खरीदा है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। कितने में? 25.20 करोड़, 25.2 करोड़ में खरीदा है। जो भारतीय खिलाड़ी सबसे महंगे दर पे बिके हैं वो है कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, ये बिके हैं 14.2 करोड़ में और इन्हें खरीदा है चेन्नई सुपर किंग ने। अगला है INS बाघीर। INS बाघीर क्या है? एक पनडुब्बी है और ये पनडुब्बी चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस पनडुब्बी पे सवारी किया था
और ये सवारी इन्होंने कहाँ किया था? ये कर्नाटक में नौसेना का कारवार बेस है। कर्नाटक में नौसेना का जो कारवार बेस है वहीं पे इसका उद्घाटन इसकी सवारी उन्होंने किया था। और ये दूसरी राष्ट्रपति है जिन्होंने किसी इस तरह के नौसैनिक पोत का सवारी किया हो। इससे पहले 2006 में जब अब्दुल कलाम आजाद भारत के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने भी सवारी की थी। अगला है डॉक्टर प्रेम कुमार से जुड़ी चर्चा है। डॉक्टर प्रेम कुमार को भी 18वें विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है और ये बिहार के गया जी टाउन विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार विधायक बन करके आए हैं। तो ये राष्ट्रीय घटना है। आइए अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटना की चर्चा करते हैं। अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटना को देखते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटना में पहला है भारत के प्रधानमंत्री की जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा। भारत के प्रधानमंत्री ने दिसंबर महीने में जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा की। उस यात्रा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण चीज है पहला कि जॉर्डन, पहली यात्रा उनकी जॉर्डन की हुई। इसमें जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। जॉर्डन के प्रधानमंत्री है जाफर हसन और जॉर्डन के शाह है अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन। जॉर्डन के शाह है अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन और जॉर्डन के प्रधानमंत्री है जाफर हसन। जॉर्डन का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है भारत। यानी जॉर्डन का जो तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? भारत है। भारत और जॉर्डन के बीच 5 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। उनमें से एक समझौता जॉर्डन की में एक गुफा है पेट्रा गुफा और भारत की जो एलोरा गुफा है, इन दो को लेकर के भी एक समझौता हुआ है। यानी जॉर्डन की पेट्रा गुफा और भारत की एलोरा गुफा को लेकर के भी एक समझौता हुआ है। जॉर्डन के बाद भारत के प्रधानमंत्री इथियोपिया पहुंचे। इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाब है और इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं अली अहमद अली। इथियोपिया के प्रधानमंत्री है अली अहमद अली। ये नोबेल प्राइज भी प्राप्त कर चुके हैं। और अदिस अबाब जो है वो अफ्रीकी संघ का मुख्यालय है। इसके अलावा आप अदिस अबाब में ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इथियोपिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। इथियोपिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। और इथियोपिया अदिस अबाब में ही भारत के प्रधानमंत्री ने इथियोपिया के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और ऐसे किसी भी देश की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले भारत के प्रधानमंत्री की यह 18वीं संसद थी। यानी विदेशी संसद को संबोधित करने की श्रृंखला में भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ 18वीं विदेशी संसद को संबोधित किया। अदिस अबाब के बाद वो पहुंचे मस्कट। मस्कट ओमान की राजधानी है और मस्कट ओमान के प्रधानमंत्री है सुल्तान हैथम बिन तारिक। सुल्तान हैथम बिन तारिक। यहाँ इम्पोर्टेंट घटना, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत और ओमान के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है जिसका नाम है समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता, ये भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौता हुआ है। और यहाँ पे ओमान के एक राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से भारतीय प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। और इस तरह किसी विदेशी जो राष्ट्र होता है उसके सर्वोच्च सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री को अब तक जो सम्मानित किया गया है ये 29वां है। यानी 29 ऐसे देश हो चुके हैं जिसके सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। अगला घटना है व्लादिमीर पुतिन को लेकर। रूस के जो व्लादिमीर पुतिन है वो भारत की यात्रा पर आए। और भारत की यात्रा उनका किस सिलसिले में हुआ? भारत रूस के बीच जो 23वीं वार्षिक शिखर बैठक को लेकर ये यात्रा था व्लादिमीर पुतिन का। यानी नई दिल्ली में भारत और रूस के बीच का 23वां शिखर बैठक हुआ है जिसमें शामिल होने के लिए व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। और आप भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर बैठक वर्ष 2000 से हो रही है और एक बार भारत में होता है फिर अगली बार रूस में होता है।
तो ये जो 23वीं वार्षिक शिखर बैठक थी वो भारत में हुई। इसमें भाग लेने के लिए व्लादिमीर पुतिन वो भारत आए। यहाँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन को रूसी भाषा में अनुवाद किए गए भगवत गीता सौंपा। रूसी भाषा में अनुवाद किए गए भगवत गीता सौंपा। इसके अलावा भारत और रूस के बीच जो व्यापार होता है, उस व्यापार, आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, लेकिन भारत और रूस के बीच जो व्यापार है, इस व्यापार को लेकर एक समझौता यह भी हुआ कि भारत और रूस अपनी मुद्रा में व्यापार करेगा। यानी जो भारत की मुद्रा है रुपया और रूस की मुद्रा है रूबल, इसमें आपसी जो मुद्रा है उसी में व्यापार करेगा। अगला है सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है एंथनी अल्बनीज। एक अगला घटना है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड पहले सोमालिया का ही हिस्सा था। अब सोमालीलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र के सोमालिया में लंबे समय से गृह युद्ध चल रहा है और उसी का ये एक हिस्सा सोमालीलैंड अब लंबे समय से अपने को एक स्वायत्त क्षेत्र, स्वतंत्र देश के रूप में मानने लगा था। तो हाल में इजराइल दुनिया का पहला देश बना है जिसने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र संप्रभु देश की मान्यता दे दिया है। यानी इजराइल दुनिया का पहला देश बना है जिसने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश की मान्यता प्रदान कर दिया है। सोमालीलैंड की राजधानी है हरगे ईसा। सोमालीलैंड की राजधानी है हरगे ईसा। अगला घटना है कासिवा जाकी कारीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कासिवा जाकी कारीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो जापान में स्थित है। जापान में स्थित है। ये चर्चा में इसलिए है कि वर्ष 2011 में जापान में एक परमाणु दुर्घटना हुआ था। उसके बाद इस जो ये संयंत्र है यहाँ से परमाणु ऊर्जा उत्पादन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन हाल में जापान ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ फिर से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो इसीलिए ये जो जापान का परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये चर्चा में है। इसका नाम है कासिवा जाकी कारीबा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अगला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौता। देखिए, भारत और ओमान के बीच एक व्यापार समझौता संपन्न हो गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौता को लेकर के चर्चा चल रही है और संभावना है कि अगले कुछ ही महीनों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक स्वतंत्र व्यापार समझौता हो जाएगा। वैसे हाल में अभी लगभग एक सप्ताह पहले भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता, जिसको लेकर अभी काफी चर्चा चल रहा है भारत में और उसको लेकर काफी, उसके बिंदुओं को लेकर के काफी विवाद भी चल रहे हैं। और अगला है चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना। यानी परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए चंद्रमा पर एक पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। और इसका निर्णय किसने लिया है? रूस ने लिया है। रूस ने यह निर्णय लिया है कि अगले 10 वर्ष में वो चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करेगी और इसकी स्थापना रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोसमोस, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रोसकोसमोस, इसी के द्वारा चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा हमने जब राष्ट्रीय घटना का चक्र किया था तो उसमें एक अमेरिकी संचार उपग्रह के प्रक्षेपण की भी चर्चा किया था, जिसमें हमने यहाँ बताया था कि भारत के जो बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाने वाला LBM-3 रॉकेट है, उसके द्वारा अमेरिकी संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। तो उससे जुड़ी एक घटना जो है वो ये याद रख लीजिए कि उसका प्रक्षेपण किया गया श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा। और ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा जो जगह है ये है आपका आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इसके बाद अब जो आर्थिक घटना है उसकी चर्चा करेंगे। हम अब आर्थिक और वाणिज्यिक घटना को देखते हैं। आर्थिक वाणिज्यिक घटना में पहला जो है नाम आ रहा है VVG रामजी एक्ट 2025। VVG रामजी एक्ट, इसका पूरा नाम क्या हुआ? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 2025। तो ये जो एक नया अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है
इसका उद्देश्य एक जो पहले से चला आ रहा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, उसका नाम बदल दिया गया है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो योजना था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, उसका नाम बदल के कर दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना था, उस योजना का नाम बदल के कर दिया गया है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, और इसके लिए एक अधिनियम संसद से पारित किया गया। अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या था? पहले सबसे पहले 2005 में एक योजना लाई गई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। 2005 में ये योजना लाई गई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसमें एक प्रोविज़न था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। 2009 में इसका नाम बदल के कर दिया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। अब जो नया अधिनियम लाया गया, इस अधिनियम में इसका नाम बदल के कर दिया गया विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अब इसमें क्या है, इसमें राज्यों का योगदान कितना होगा? इस योजना के अंतर्गत जो कुल खर्च होगा उसमें से 10 से 40% राज्य को देना पड़ेगा। 10 से 40%, 10% उन राज्यों को देना पड़ेगा जो हिमालयी राज्य है और उत्तर पूर्व के राज्य है। उन राज्यों को कुल खर्च का 10% देना पड़ेगा, लेकिन जो बाकी राज्य है उनको कुल खर्च का 40% देना होगा, और बाकी जो होगा 60% वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन जो हिमालय और उत्तर पूर्व के राज्य है वहाँ उनको सिर्फ 10% देना पड़ेगा और 90% उस मामले में केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार के अकुशल शारीरिक श्रमिक जो हैं, जो अकुशल शारीरिक श्रमिकों को श्रम दिया जाएगा। पहले 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब उसको बढ़ा के 125 दिन कर दिया गया है। 125 दिन यही। अब अगला है, इसमें मजदूरी का भुगतान किया जाएगा साप्ताहिक आधार पर। मजदूरी का भुगतान सप्ताह में एक बार किया जाएगा। आपने अगर रोजगार के लिए आवेदन किया और 15 दिन के भीतर आपको रोजगार नहीं मिला तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। फसल कटाई बुनाई का जो समय होता है 60 दिन का, उस दौरान ये रोजगार नहीं दिया जाएगा। यानी फसल कटाई बुनाई के 60 दिनों का जो समय होता है उस दौरान नहीं दिया जाएगा, ताकि कृषि क्षेत्र के लिए श्रमिक उपलब्ध रह सके। इस योजना के अंतर्गत जो कार्य दिए जाएंगे उन कार्यों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। जल सुरक्षा से संबंधित कार्य होंगे, ग्रामीण अवसंरचना मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास जैसे सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, इस तरह के कार्य होंगे। आजीविका से जुड़े कार्य होंगे और मौसमी चरम परिवर्तन की स्थिति से, जैसे जलवायु परिवर्तन से जो अत्यधिक चरम मौसमी, जैसे बहुत अधिक गर्मी पड़ना, इस तरह की तूफान, इस तरह की जो घटनाएं हैं उससे लड़ने के लिए जो सरकारी कार्य होंगे उन कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो कार्य होंगे उसको 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। जल सुरक्षा से संबंधित कार्य, ग्रामीण अवसंरचना से संबंधित कार्य, आजीविका से संबंधित कार्य और मौसमी चरम परिवर्तन से लड़ने के लिए जो योजना होगी उससे जुड़े कार्य है। अगला घटना है फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक, तो फिनो अभी तक एक पेमेंट्स बैंक था, लेकिन आरबीआई के द्वारा उसे अब स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे दिया गया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिनो जो पेमेंट्स बैंक था अब तक, उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा दे दिया गया है, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। और इसकी वजह से देश में स्मॉल फाइनेंस बैंकों की कुल संख्या बढ़ के 12 हो गया है। अगला, भारत ओमान के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है उसको हमने बताया ही था। यहाँ यह है कि इस व्यापार समझौते पर भारत की ओर से भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने समझौता किया। और दुनिया में एक संस्था है जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, मतलब उस संस्था जो संगठन है वो तेल उत्पादक देशों का एक संगठन है। उसमें जो देश है, कुल 8 देश है, उसमें से ये ओमान दूसरा देश है जिसके साथ भारत ने व्यापार समझौता किया है। और इससे पहले भारत ने उसी संगठन के एक देश
यूएई के साथ एक व्यापार समझौता किया था। इससे पहले जुलाई 2025 में भारत ने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के साथ भी एक व्यापार समझौता किया था। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है मैक्सिको। मैक्सिको ने 1 जनवरी 2026 से जो विदेशी उत्पाद उसके यहाँ आयात होता है उसके ऊपर 50% टैरिफ कर दिया है 1 जनवरी 2026 से। अगला घटना है पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन चालित पोत। पूर्णतः स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन चालित पोत जो है ये पहला पोत कहाँ चलाया गया है? ये चलाया गया है वाराणसी, काशी में नमो घाट और ललित घाट के बीच में। पहला स्वदेशी हाइड्रोजन पोत काशी में नमो घाट और ललित घाट के बीच में गंगा नदी में चलाया गया है और इसे बनाया गया है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। और इसका जो इस पोत को हरी झंडी दे करके इसको रवाना किया वो थे हमारे जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अगला है जनगणना 2027। 2027 की जो जनगणना है ये स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। 8वीं जनगणना है और यह पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगा। इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये जनगणना 2 चरणों में होगा। पहले चरण में घर की गिनती होगी और दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी। तो जो पहला चरण है वो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच होगा और जो दूसरा चरण है जिसमें लोगों की गिनती होगी वो फरवरी 27 में होगी, फरवरी 2027 में। लेकिन लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये 4 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां लोगों की गिनती भी अप्रैल से सितंबर 2020 में ही कर ली जाएगी। एक नया विधेयक संसद से पारित किया गया है जिसका नाम है सबकी बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025। सबकी बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025। इसका उद्देश्य ये है कि बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बीमा क्षेत्र में एफडीआई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की जो सीमा है वर्तमान में 74%, उसको बढ़ाकर 100% करना। तो एफडीआई बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 74% से बढ़ा के 100% करने के लिए ही सबकी बीमा सबकी सुरक्षा विधेयक 2025 पास किया गया है। कुछ नई नियुक्ति है उसको देख लेते हैं। एक है राजकुमार गोयल। राजकुमार गोयल को भारत का मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया गया है और इन्होंने हीरा लाल सामरिया का स्थान लिया है। राजकुमार गोयल को जो कि 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस पद पर नियुक्त भी किया गया और शपथ भी दिलाया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय एक कमेटी ने सिफारिश की थी जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल होते हैं। अगला है असीम मुनीर। पाकिस्तान के असीम मुनीर को पाकिस्तानी चीफ डिफेंस ऑफ फोर्सेज नियुक्त किया गया है। आगे है पुरस्कार। फीफा विश्व शांति पुरस्कार। फुटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय संस्था फीफा द्वारा पहली बार शांति पुरस्कार दी गई है। उस शांति पुरस्कार का नाम है फीफा पीस प्राइज। फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड, ये प्राइज दिया गया है और ये पहला प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, वाशिंगटन में दिया गया है। और दिया किसने है? ये फीफा के जो अध्यक्ष है जियानी इन्फेंटिनो ने दिया है। अगला है फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर। 2025 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर घोषित किया गया है। पुरुष में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर है उस्मान डेम्बले जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। उस्मान डेम्बले जो फ्रांस के रहने वाले हैं और ये किसके लिए खेलते हैं? पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेलते हैं। पेरिस सेंट जर्मेन के लिए खेलते हैं। महिला के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार एटाना बोनमार्टी को दिया गया है जो कि स्पेन की है, एटाना बोनमार्टी, और ये बार्सिलोना के लिए खेलती है। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 यानी कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया जाता है वो 2025 का अवार्ड दिया गया है मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी को। और जानते हैं आप अनंत अंबानी वनतारा नाम का एक वन्य जीव संरक्षण परियोजना चलाते हैं। वनतारा नाम का एक वन्य जीव संरक्षण परियोजना चलाते हैं और इसी के लिए इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर 2025 से सम्मानित किया गया है।
अगला है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, मतलब 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार किसको दिया गया है? पुरुष में दिया गया है मोंडो डुप्लांटिस को, जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं, मोंडो डुप्लांटिस। और महिला में दिया गया है सिडनी मैकलाफेलिन को, जो कि अमेरिकी धावक है। पांचवा है हॉकी में सर्वश्रेष्ठ हॉकी 2025 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी का पुरस्कार पुरुष में टॉम बून को दिया गया है, टॉम बून। और महिला में दिया गया है शान डी वार्ड को। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। 5 से 18 वर्ष की उम्र के बीच के बच्चों को दिया जाता है। इस वर्ष भी कुल 20 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट 2 है, एक है वैभव सूर्यवंशी जो कि क्रिकेटर है, जिनको खेल के लिए दिया गया है, और दूसरा है श्रवण सिंह वो है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों को सहायता किया था। इसके अलावा इनमें से 2 को मरणोपरांत भी बाल पुरस्कार दिया गया है। जिन 2 को मरणोपरांत बाल पुरस्कार दिया गया उसमें एक है कमलेश कुमार, जिनको वीरता के लिए दिया गया, ये बिहार के रहने वाले हैं, और दूसरी है व्योमा प्रिया जो तमिलनाडु की रहने वाली है, इन्हें भी वीरता के लिए दिया गया है। तो इन 2 को कमलेश कुमार और व्योमा प्रिया को मरणोपरांत ये वीरता पुरस्कार दिया गया है। कमलेश कुमार बिहार के रहने वाले हैं, व्योमा प्रिया तमिलनाडु का। वैभव सूर्यवंशी को खेल के लिए दिया गया, यह भी बिहार के रहने वाले हैं, और श्रवण सिंह को दिया गया जो पंजाब के रहने वाले हैं। आइए हम कुछ और घटना को देखते हैं। रामवीर सुतार इनका हाल में निधन हुआ है। और रामवीर सुतार क्यों प्रसिद्ध? एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। रामवीर सुतार एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। रामवीर सुतार जी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है उसका डिज़ाइन तैयार किया था। इसके अलावा जो अयोध्या में राम की जो प्रतिमा लगी उसका भी डिज़ाइन इन्होंने ही तैयार किया था। तो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, इनका निधन हो गया, इसके लिए चर्चा में है। लियोनेल मैसी आप जानते हैं कि अर्जेंटीना के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है, फुटबॉल खिलाड़ी है। हाल ही में इनका भारत दौरा हुआ था और ये 14 वर्ष बाद इनका भारत दौरा हुआ था। और इस भारत दौरे के दौरान कोलकाता में इनके एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, तो इसलिए चर्चा में थे 14 वर्ष बाद। और 14 वर्ष पश्चात ये भारत दौरे पे थे। क्यों थे ये? गॉट इंडिया टूर 2025 के अंतर्गत ये भारत दौरे पर थे। एक टूर था जिसके अंतर्गत ये भारत दौरे पे थे, उस टूर का नाम क्या था? गॉट इंडिया टूर 2025। इस दौरान ये 5 शहर में गए, कोलकाता, हैदराबाद, उसके बाद आपका न्यू दिल्ली, मुंबई और जामनगर। कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली और जामनगर 5 शहर में ये गए। कलकत्ता में इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया कोलकाता में। और जामनगर में आप जानते हैं कि वन्य जीव संरक्षण परियोजना वन तारा के नाम से मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो उसी वन तारा जो वन्य जीव संरक्षण परियोजना है उसी में ये गए थे जामनगर में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2026 को कुछ चीज़ों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। किन किन चीज़ों के लिए घोषित किया गया है ये देखते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष महिला किसान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, यानी वर्ष 2026 महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया चारागाह भूमि और पशुपालक का, यानी चारागाह भूमि और पशुपालक का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026। और तीसरा है सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का वर्ष, यानी सतत विकास के लिए स्वयंसेवकों का वर्ष 2026 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो इन 3 चीज़ों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया। किसके? महिला किसान, चारागाह भूमि और पशुपालक, सतत विकास के लिए स्वयंसेवक। आगे है टाइम पत्रिका। आप जानते हैं कि अमेरिका की एक फेमस पत्रिका है टाइम। इस टाइम पत्रिका के द्वारा 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम पत्रिका के द्वारा किसे घोषित किया गया है? घोषित किया गया है आर्किटेक्ट ऑफ एआई। आर्किटेक्ट ऑफ एआई मतलब हुआ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वास्तुकार, यानी जिन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजाइन किया, तैयार किया, वो सारी टेक्नोलॉजी डेवलप की, उन लोगों को ही पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया गया है। इसलिए इसका सामूहिक नाम दिया गया है आर्किटेक्ट ऑफ एआई, यानी कि एआई के वास्तुकार। इसका टाइम पत्रिका का सीईओ ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया है? नील मोहन को। सीईओ ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ईयर नील मोहन को घोषित किया गया है। ये नील मोहन किसके सीईओ है? यूट्यूब के सीईओ है, भारतीय मूल के रहने वाले हैं। और टाइम पत्रिका का एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? अजा विल्सन को। अजा विल्सन अमेरिका की रहने वाली है और एक बास्केटबॉल प्लेयर है। उसके अलावा कुछ पुस्तक और इसके लेखक के नाम दिए गए हैं। इट्स इजी टू बी हेल्दी, इट्स इजी टू बी हेल्दी, ये पुस्तक की लेखिका है मलाइका अरोरा, जो कि अभिनेत्री है। दूसरा पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी, मदर मैरी कम्स टू मी, इस पुस्तक की लेखिका है अरुंधति राय। तीसरा पुस्तक है द 11th आवर, 11th आवर, इसके लेखक है सलमान रुश्दी। अभी दिसंबर के महीने में एक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था जिसका नाम दिया गया दित्वा चक्रवात। दित्वा चक्रवात ये बंगाल की खाड़ी में आया और इस चक्रवात से श्रीलंका बुरी तरह प्रभावित हुआ। हालांकि इसका प्रभाव भारत के कुछ क्षेत्रों पर भी पड़ा, जैसे आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु। इन 3 भारतीय क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन श्रीलंका में इसका प्रभाव बहुत अधिक था। इसकी वजह से श्रीलंका में 300 से अधिक लोगों की जान चली गई। श्रीलंका में इसकी वजह से इस तूफानी चक्रवात की वजह से श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा की गई और इस चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु नाम दिया गया। अगला है आतंकवाद निरोधी सम्मेलन। आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का आयोजन एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया। अगला है सागर कवच। सागर कवच 2025। सागर कवच 2025 क्या है? सागर कवच 2025 भारतीय तटरक्षक बलों का तटरक्षा अभ्यास है। तटरक्षा अभ्यास है और ये कहाँ किया गया? महाराष्ट्र और गोवा के तटीय क्षेत्रों में ये अभ्यास किया गया। सागर कवच 2025। अगला है एक्यूबेरिन 2025। एक्यूबेरिन 2025 क्या है? ये भारत और मालदीव के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। एक्यूबेरिन 2025 भारत और मालदीव के बीच होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। 2025 का ये सैन्य अभ्यास केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। अगला है रेजबेट। रेजबेट क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रेजबेट शब्द को वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है। रेजबेट शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया है। खेल में आते हैं, शेफाली वर्मा है। शेफाली वर्मा क्रिकेट की खिलाड़ी है। इनको नवंबर 2025 में आईसीसी द्वारा नवंबर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी घोषित किया गया है। स्क्वैश विश्व चैंपियन। स्क्वैश विश्व चैंपियन का आयोजन किया गया भारत में ही। भारत में अब पहली बार भारत ने इसको जीता है। इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत के चेन्नई में किया गया और इसका 5वां संस्करण था। इसको पहली बार भारत ने ये विश्व कप जीता है, यानी स्क्वैश का विश्व कप भारत ने पहली बार जीता। किसको हरा करके जीता? हांगकांग को हरा करके जीता है। अगला है फार्मूला 1 रेस 2025, यानी फार्मूला रेस का जो खेल है फार्मूला 1 रेस 2025, उसके विजेता कौन है? उसके विजेता है लैंडो नॉरिस, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। लैंडो नॉरिस जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में किया गया और इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ विजेता कौन बना? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को इस खेल में पहला स्थान आया। उसने कुल 67 पदक जीते, जिसमें 42 गोल्ड है, 14 रजत है और 11 कांस्य पदक है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। खेलो इंडिया ट्राइबल माने आदिवासी गेम्स पहली बार आयोजित हो रहा है 2026 में और ये खेल कहाँ हो रहा है? छत्तीसगढ़ में और इसका शुभंकर क्या है? मोरवीर। इसका शुभंकर है मोरवीर। इसका शुभंकर है मोरवीर।
तो ये हमने प्रतियोगिता दर्पण फरवरी 2026 के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा। और आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।